हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यार, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, और ये प्रश्न यार 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो पे हम लोग 60 प्लस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और ये यार बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जितने भी बताएंगे यार इनसे फंसेंगे जरूर आपके पेपर पे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों के पेपर में दो दो तीन तीन बार पूछे गए। ठीक है, दो दो तीन तीन बार पूछे गए हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार भाई, अगर आपके लिए हमने मेहनत की इन क्वेश्चन को ढूंढने में, तो आपको भी एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। कुछ नहीं चाहते आपसे, केवल क्वेश्चन को आप तैयार करो जिससे आप भी एग्जाम में मस्त नंबर लाओ। ठीक है, तो ये इसका पहला वीडियो मतलब पार्ट 1 वीडियो है, जिसपे आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चंस को आपको तैयार जरूर करना है। ठीक है, और अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 या क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 बार पेपर में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। क्या कहा गया? आपको सिद्ध करना है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार करना यार भूलना नहीं आपको। ठीक है, तो सिंपल देखो, आपको करना क्या है, आपको सिद्ध करना है कि निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो हमने आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र का व्यंजक कराया हुआ है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे करके दिखाना है कि कैसे वैद्युत विभव जो आता है वो शून्य आता है। तो सिंपल देखो कैसे करना है आपको। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इस टाइप से कोई वैद्युत द्विध्रुव, एकदम आसानी से आपको समझाएंगे, बस देखते रहना। ठीक है, अभी आपको पूरा देखो, ये आपका मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, एकदम ध्यान समझना। ठीक है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। इसके ए सिरा जो ये ए है, इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और बी पे प्लस क्यू आवेश है। और आपको इतना तो पता है, वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, और ए बी के बीच की दूरी क्या है, 2l। अब मान लो द्विध्रुव का एक बीच वाला बिंदु मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, ओ। अब देखो, ये मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव का है, तो देखो अगर पूरी दूरी 2l है तो मध्य बिंदु ये, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी हो जाएगी l, और इतनी दूरी भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, अब मानते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको इसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य दिखाना है। ये जो आपका अक्ष है ये कहलाता है निरक्ष। कौन सा है ये, निरक्ष कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, ए बी के बीच की दूरी 2l है, और इसका वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सिंपल अब आपको इस टाइप से इसको भी लाना है और इस टाइप से इसको भी लाना है, बस चित्र आपका कंप्लीट है। अब आपको विभव ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल चित्र समझ में आ गया, देख लो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, और इससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विभव को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो चीज हमने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि आपको थ्योरी भी यार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हमने वही चीज यहाँ पे लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतना तो यार सेम लिख लोगे आप। ठीक है, आप देखो, आपको पहले क्या करते हैं, इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विभव निकालते हैं, फिर प्लस क्यू के कारण निकालते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे जिससे परिणामी विभव इस बिंदु P पर V का मान निकल आएगा। तो हमने लिखा बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण विभव, तो आपको विभव का सूत्र पता होगा, विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q बटे में R। ठीक है, 1/4πε0 Q बटे में R। R क्या होती है, दूरी होती है। तो यहाँ से हमने वही फॉर्मूला लगाया, बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण विभव, तो यहाँ पे फॉर्मूला हुआ V1 = 1/4πε0। देखो यहाँ पे अगर अभी आप प्लस रखना चाहो, देखो आवेश माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लो, माइनस क्यू। ठीक है, ध्यान से देखना, यहीं पे समझने की बात होती है। देखो V1 = आ गया 1/4πε0, फॉर्मूला होता है Q/R। यहाँ पे Q का मान कितना, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू रखो, और R क्या होती है, बीच की दूरी, तो यहाँ माइनस क्यू से P तक की दूरी क्या है, AP। ठीक है, तो हमने रख दिया AP और इसे मान लिया समीकरण 1। इसी टाइप से बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण विभव निकाल लेते, इस प्लस क्यू के कारण, तो वो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 Q/R। तो Q का मान कितना, प्लस क्यू, और R का मान कितना हो जाएगा, ये 20
इस बी बिंदु से लेकर पी तक की दूरी, ठीक है, ये बी से लेकर पी तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी बीपी। तो सिंपल ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो V1 आया 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन एपी, V2 आया प्लस क्यू अपॉन बीपी। इसे माना समीकरण 1, इसे माना समीकरण 2। आप क्या करते हैं, पी पर परिणामी विभव निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो V = आ जाएगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू ये है, देखो ये माइनस क्यू बाहर आ जाएगा तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, देख लो, ठीक है, माइनस का चिन्ह बाहर लगा लिया हमने। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी और यहाँ पे इसको जोड़ दिया प्लस का 1/4πε0 क्यू अपॉन बीपी, ठीक है, इतना आ जाएगा। आप बात करें एपी और बीपी की, तो देखो ये बिंदु ए से पी तक की दूरी, ये बिंदु बी से पी तक की दूरी। तो यहाँ पे ये जो एपी है दोनों दूरियां बराबर है, एपी बराबर है बीपी के, ठीक है, एपी जो है बीपी के बराबर हो जाएगी। तो आप एपी की जगह बीपी लिख सकते हो या बीपी की जगह एपी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एपी हो गया, देखो V = -1/4πε0 क्यू अपॉन एपी प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन बीपी की जगह आप क्या लिख दिया एपी, देखो क्योंकि बीपी और एपी सेम है तो यहाँ पे हमने बीपी की जगह रख दिया एपी। आप देखा जाए यहाँ पे तो देखो ये वैल्यू भी सेम है 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी, ये वैल्यू भी सेम है 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी, लेकिन ये माइनस की ये है प्लस की। जब एक चिन्ह माइनस का एक प्लस का होगा तो दोनों वैल्यू सेम, तो दोनों आपस में क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या, 0 बच जाएगा, ठीक है, सिंपल, दोनों कट जाएंगी आपस में और V = आ जाएगा 0। और यहाँ पर से लिख सकते हो अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य होता है। आपको यही सिद्ध करना था, ये आपका लघुत्तरी प्रश्न था 2 मार्क्स वाला, ठीक है, 2 पे भी पूछा जा सकता है, 3 पे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा था सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना, जो भूल गया फिर बाद में पछताना पड़ जाएगा, ठीक है, तो तैयार जरूर करना। तो सिंपल ये आपका चित्र बना था और आसानी से आप सॉल्व कर लो। माइनस क्यू के कारण पहले ये आ जाएगा, फिर प्लस क्यू के कारण दोनों को जोड़ दो तो विभव आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। आप चलते अगले नंबर प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, देखो बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पढ़ो, कह रहा है क्या, 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन इतने तक था, आगे हमने जो चित्र बनाया इसमें सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। अभी आपको बताएंगे, समझा देंगे, पूरा टेंशन न लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो समझना भी जरूरी है आपका। कहा गया 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपसे जो काम ने वही किया, 3 संधारित्र को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम का मतलब लाइन तार से इस टाइप से जोड़ते चले जाओ। तो हमने पहला संधारित्र ये जोड़ा C1, दूसरा संधारित्र ये जोड़ा C2, तीसरा संधारित्र ये जोड़ा C3। आप माना इस संधारित्र C1 पर विभव जो है V1 है, इस संधारित्र C2 पर विभव V2 है और इस संधारित्र C3 पर विभव V3 है, और इसका जो पूरे परिपथ का कुल विभव है वो है V, ठीक है, ठीक है, इसके पूरे परिपथ का जो विभव है V। तो हमने वही चीज लिखा, माना 3 संधारित्र जिन पर विभव V1 V2 V3 है, क्योंकि आपसे पहले ही बताया गया था कि 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में, तो हमने C1 को और C2 को और C3 को तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। माना C1 पर विभव V1, C2 पर विभव V2 और C3 पर विभव V3 है। और एक चीज और याद रख लो, जो आपका जब श्रेणी क्रम होता है तो उसमें आवेश जो होता है सभी पर सेम होता है, ठीक है, आवेश सभी पर सेम होगा। तो इस वाले पे भी आवेश क्यू ही होगा, इस पे भी क्यू आवेश होगा, इस पे भी क्यू आवेश होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था आवेश क्यू है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश सेम होता है। तो सिंपल लिख दिया, माना 3 संधारित्र जिन पर विभव V1 V2 V3 है तथा आवेश क्यू है। पहले ये चित्र बनाना, फिर ये लिखना, फिर आगे से क्या लिखना है, देखो ये विभव इस पे V1, इस पे विभव V2, इस पे विभव V3। तो यहाँ से लिखते हैं V1 = देखो V = फॉर्मूला होता है Q/C, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला कहाँ से होता है, Q = CV से, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, CV, जहां Q आवेश, C धारिता और V विभव होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप सही से दिख रहा होगा, Q आवेश, C धारिता और V विभव होता है, ठीक है। तो सिंपल यही वाले फॉर्मूले से V = आता है Q/C। तो यहाँ से अगर V1 की बात करें तो क्या आ जाएगा, Q/C1, V2 की बात करें तो Q/C2, V3 की बात करें तो Q/C3। अब यहाँ से अगर हम कुल विभवांतर निकालना चाहें तो कुल विभवांतर क्या आ जाएगा, ठीक है, जो कुल विभवांतर आ जाएगा वो आ जाएगा V = V1 + V2 + V3। V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू ये है, V3 की वैल्यू ये है। तो तीनों की वैल्यू हमने रख दी। हमें क्या निकालना है, तुल्य धारिता का व्यंजक। तो हमने माना यदि तुल्य धारिता कैपिटल C हो, तुल्य धारिता को क्या मान लिया, कैपिटल C। तो देखो V = फॉर्मूला क्या होता है, Q/C। यहाँ पे देखो V = Q/C होता है।
तो सिंपल इस वाले V की जगह भी हमने क्या रख दिया, Q/C, क्योंकि हमने तुल्य धारिता को कैपिटल C मान लिया है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या रख दिया, Q/C, और V1 इक्वल टू तो पहले से Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2, V3 इक्वल टू Q/C3। आज देखो यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, तो सब जगह से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, केवल 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कैसे आया, यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंपल Q को कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/C, इधर देखो पहले 1/C, और इधर भी ऐसे हो जाएगा, Q कॉमन ले लोगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे Q कॉमन लिया तो 1/C, इधर Q कॉमन लिया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ भी Q हो जाएगा कैंसिल, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यही C1 तथा C2 तथा C3 की समतुल्य धारिता C का व्यंजक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देख लो एक बार फिर से देख लो कैसे हमने किया। आपसे कहा गया था तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा, माना तीन संधारित्र जिन पर विभव V1 V2 V3 तथा आवेश Q है। तो यहाँ से फॉर्मूला V1 इक्वल टू Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C3, V3 इक्वल टू ये तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, और फिर तुल्य धारिता को क्या मान लिया, यहाँ से कैपिटल C। ठीक है, तुल्य धारिता कैपिटल C मान लिया, और यहाँ से हो गया Q/C, पूरा सॉल्व कर लो, आ जाएगा ये फॉर्मूला, यही श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप चलते अगला क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है। कहा गया दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको एक परिपथ दिया गया, देख सकते हो परिपथ, ये परिपथ में 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध, यहाँ 5 ओम का, और यहाँ पे आपको सेल का विद्युत वाहक बल E दिया गया 20 वोल्ट, और ये आपका एक प्रतिरोध जुड़ा 1 ओम। और एक चीज याद रखना, किसी भी क्वेश्चन पे अगर सेल के बगल में कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सेल के बगल में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आपसे कहा गया दोनों संधारित्र, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, दोनों संधारित्रों पर कुल आवेश की दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना की, मतलब इस पर भी आवेश ज्ञात करना है, इस पर भी आवेश ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो एकदम आसान है। अभी आपको हमने बताया क्या चीज, अभी हमने बताया जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हो तो उन पर आवेश क्या होता है, सेम होता है। तो वैसा ही सिस्टम इस पे, ये संधारित्र भी श्रेणी क्रम में, ये संधारित्र भी, मतलब दोनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में, तो इसमें भी आवेश क्यों आएगा और इसमें भी आवेश क्यों आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। अभी समझाया कि जब आपके संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उसमें आवेश बराबर होता है। ठीक है, तो अब आसानी से हम लोग आवेश को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले देखो यहाँ पे नोट करो जो जो दिया गया है। C1 का मान दिया है 4 माइक्रोफैरेड, C2 का मान दिया है 6 माइक्रोफैरेड, R1 का मान है 4 ओम, R1 क्या प्रतिरोध, R2 का मान है कितना, 5 ओम, ये भी प्रतिरोध है, और स्मॉल r क्या होता है, स्मॉल r होता है आंतरिक प्रतिरोध। ये कैसे पहचानोगे, आपको सिंपल यही याद रखना है, जो आपका सेल के बगल में प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो स्मॉल r हो गया 1 ओम, और E का मान क्या हो गया, 20 वोल्ट। ठीक है, तो E का मान ये आ गया। आप क्या करते हैं, हमें दोनों पर धारा निकालना है, तो हम Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले धारा का मान निकालेंगे। देखो क्यों, अभी आपको बताएंगे धारा का मान क्यों निकाल रहे हैं। धारा का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू V। आप देखो C तो हमें पता चल जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ के, ठीक है, लेकिन V का मान कैसे आएगा, तो V का मान ज्ञात करने के लिए हमें धारा का मान ज्ञात करना होगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया परिपथ में धारा का फॉर्मूला I बराबर होता है E बटे में R प्लस R। R क्या है, प्रतिरोध, तो यहाँ से फॉर्मूला हुआ I इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 रखा, और R क्या होगा, पूरा कुल प्रतिरोध, तो यहाँ से R बराबर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, क्योंकि ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, R1 का मान 4 और R2 का मान 5। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5, तो यहाँ से R की वैल्यू 4 प्लस 5 और स्मॉल r की वैल्यू 1। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो 20 बटे में 4 5 9 1 मिला के 10, 10 से काटो 20 को, 10 दूनी 20, 2 एम्पियर की आ गई धारा। ठीक है, धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर की। तो इतना आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है आवेश। देखो हमने बताया Q बराबर होता है CV, तो Q को निकालने के लिए हमें V निकालना होगा, C निकालना होगा। तो V कैसे निकलेगा, V निकालने के लिए भैया आपका खुद ही ओम का नियम है। V निकालने के लिए क्या, ओम का नियम पता है, V इक्वल टू आई आर लगा दो। तो धारा तो पहले निकाल ली, I इक्वल टू आई 2 एम्पियर, इसीलिए कह रहे धारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए, इसलिए धारा निकाला। तो यहाँ से अब V का मान आपको निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर, I की मान है 2 और R का मान क्या आएगा, यही श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा 4 प्लस 5, तो यही रख दो, 4 5 9 और 9 दूना 18, तो 18 वोल्ट का आ जाएगा विभवांतर।
आप क्या करते हैं, आप v भी निकल गया, आप क्या बचा c, क्योंकि q इक्वल टू होता सी वी, q निकालना है हमें तो v निकल गया, अब बचा क्या c। c कैसे निकलेगा, ये देखो टोटल c निकालना है, ये है c1 की वैल्यू, ये है c2 की वैल्यू, देख लो c1 और c2 है, तो आपको इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ से लिखते हैं a व b के बीच तुल्य धारिता, हमने यहाँ पर लिखा a व b के बीच तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यही फॉर्मूला होता है। तो सिंपल अगर इसे सॉल्व करो तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा c इक्वल टू c1c2 बटे में c1 प्लस c2, इससे ठीक है, इस वाले से आ जाएगा c इक्वल टू c1c2 बटे में c1 प्लस c2। तो c1 की वैल्यू थी 4 और c2 की वैल्यू थी 6, देख लो यहाँ पे c1 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू 6, तो दोनों वैल्यू रख दो हर जगह, c1 की 4 c2 की 6, यहाँ पे c1 की 4 और c2 की 6, सॉल्व कर लो, 4 6 24, 4 6 10, अब यहाँ पे निकालोगे तो c इक्वल टू आ जाएगा 2.4 माइक्रोफैरेड। तो c की वैल्यू आ गई 2.4 और v की वैल्यू आ गई ये 18, ठीक है। आप फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल टू सी इंटू वी, आप लगा देंगे मान निकाल लेंगे, तो q इक्वल टू सी इंटू वी, सी का मान ये 2.4 गुणे v का मान कितना आ जाएगा 18, और यही प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश होगा 43.2 माइक्रो कूलम। देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से समझाते हैं। आपको ये परिपथ दिया था, आपसे कह रहा था इन दोनों संधारित्रों पर आवेश ज्ञात करो, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो दोनों पर आवेश q ही होगा। अब q का मान निकालने के लिए q बराबर होता है cv, हमें c चाहिए v चाहिए, ठीक है, c और v चाहिए, सारी वैल्यू पहले नोट की। अब हमें v चाहिए तो v कहां से निकलेगा, v बराबर आई आर से, r तो यहां से पता चल जाएगा i निकालना है, तो सबसे पहले धारा i का मान निकाला, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हमने v निकाल लिया, ठीक है, यहां से v निकाला, v निकल गया, फिर क्या निकाला, c निकाला, अब c और v दोनों पता, q का फॉर्मूला लगा दो, संचित आवेश निकल गया। ठीक है, तो आज की वीडियो पे यार इतना ही, ये इसका पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। अगले वीडियो पे मिलते हैं, और यार इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर करना, ठीक है। आप जो अगला वीडियो आएगा उस पे हम और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतने ही तक रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो पे मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही अगला इसका पार्ट आए, पार्ट 1 था, पार्ट 2 जैसे ही अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर देखना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर जाके दूसरा पार्ट, अगर आप देर पे वीडियो देख रहे हो तो आपको दूसरे पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। केमिस्ट्री के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।